स्टोरी स्टार्ट होती है और हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो जंगल में यहाँ वहाँ भटक रही थी। वो लोगों से चिल्ला चिल्ला के मदद मांगती है बट जंगल में तो कोई था ही नहीं। अचानक से उसे एक वहम होता है और उस वहम में उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम किंचू है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है बट वो तो उसका वहम था, तो फिर वो वहीं पे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक दूसरा लड़का वहाँ से उठा के ले जाता है। उसके बाद जब वो अपने होश में आती है तो एक आदमी उसके सर पे गन रखे हुए था। वो उससे कह रहा था कि तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। वो उसके ऊपर गन पॉइंट करके कुछ क्वेश्चंस पूछता है और हमें 1 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये लड़की अपने घर में सो रही थी, तभी इसका कोई डोर नॉक करता है और जब ये डोर ओपन करती है तो वहाँ पे एक गुंगू नाम का लड़का था। वो चाइना की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का CEO है और उस कंपनी का नाम है एनी कंपनी। गुंगू घर के अंदर आता है और पूछता है कि मेरा बेबी कहाँ है। शून्यान को तो बेबी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो बोलती है कि तुम किस बेबी के बारे में बोल रहे हो, मुझे तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। तो गुंगू उस पे और जोर डालता है कि वो सब कुछ सच सच बता दे, बट वो तो कुछ बोलती ही नहीं है। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसको उठा के यहाँ से लेके चलो। गुंगू अपने यहाँ ले जाके शून्यान को लाई डिटेक्टर चेयर पे बैठा देता है। गुंगू शून्यान का लाई डिटेक्टिव टेस्ट ले रहा था, उससे उसे ये भी पता चलता है कि वो एक मांगा आर्टिस्ट है और वो कॉमिक्स ड्रॉ करती है। गुंगू फिर से शून्यान से उसके बेबी के बारे में पूछता है बट शून्यान बोल देती है कि उसको तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और लाई डिटेक्टिंग टेस्ट से भी कुछ पता नहीं चल पाता क्योंकि उसमें भी सब कुछ नॉर्मली आ रहा था। अगले कुछ दिनों तक शाओनिन पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो साइकियाट्रिस्ट को भी लेके आते हैं जिससे वो उसको मैनिपुलेट करके सच निकल पाए, बट वो उस पे भी कुछ नहीं बोलती। और एक दिन वो एक असैसिन को शाओनिन के पास लेके आते हैं। वो उसके बिल्कुल पास से गन फायर करते हैं बट इस सब के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन शाओनिन उस घर के बटलर से पूछती है कि गुंगू मेरे से इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। बटलर बताता है कि जब तुम 3 साल पहले एक होटल में काम करती थी तो हमारे मास्टर भी उसी होटल में ठहरे हुए थे और उस दिन गुंगू के ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिला दिए थे। गुंगू को उस दिन के बारे में ज्यादा कुछ तो याद नहीं है बट उसे इतना तो याद है कि उसे फिर एक रूम में ले जाया गया था और उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। गुंगू को ये नहीं याद कि उसने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करी थी वो कौन है। फिर गुंगू अपने बटलर को ऑर्डर देता है कि शाओनिन को जंगल में छोड़ दिया जाए और उसे ना कुछ खाने पीने के लिए दिया जाएगा, बस उस पे नजर रखी जाएगी और उसका खास ध्यान रखना है कि उसको कुछ भी खाने पीने के लिए ना मिले। उसके बाद उसे जंगल में छोड़ के आया जाता है। दिन में शाओनिन गुंगू से बोलती है कि मुझे वो दिन याद है और उस दिन होटल में शायद मेरी फ्रेंड तुम्हारे साथ थी। वो कहती है कि अगर मैं उसको ढूंढ लूंगी तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। तो गुंगू भी बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगा। इसके बाद शाओनिन सिटी में वापस आ जाती है। जिस सिटी में शाओनिन रहती थी उसमें उसे वही शिंजू नाम का लड़का मिलता है जो उसे उसके हेलोसिनेशंस में भी दिखाई दे रहा था। असल में शाओनिन शिंजू को लाइक करती है। शिंजू को तो शाओनिन के बारे में कुछ भी याद ही नहीं था। फिर शाओनिन अंदर जाके अपनी फ्रेंड को ढूंढने लगती है जिसका नाम ताइयानिंग है और शिंजू शाओनिन से बोलता है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि तुम हो कौन। उनके तो शाओनिन ऑलमोस्ट फेंट ही होने वाली थी और वो पीछे को गिर जाती है और उसके पीछे रखा हुआ वास भी उससे टूट गया था, बट वो वास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो शिंजू बोलता है कि मैं इसके लिए पे कर दूंगा, बट शाओनिन उसे पे करने के लिए मना कर देती है। शिंजू के इंसिस्ट करने पे भी वो नहीं मानती और वहीं शॉप पे बैठ गई थी क्योंकि उसके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे गुंगू आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शाओनिन उसे बताती है कि उससे ये वास टूट गया है और उसके पास इसको पे करने के लिए बिल्कुल भी पैसे ही नहीं है। तो गुंगू शॉप में रखे और भी वास को तोड़ने लग जाता है और बोलता है कि इस सब की मेरे लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बाद में वो सभी चीजों की पेमेंट कर देता है और पेमेंट के बाद वो शाओनिन को अपने साथ लेके जाता है और वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था मैं तुम्हें 2 कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन देता हूँ। पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर तुमने मुझे $2 मिलियन पे कर दिए तो फिर मैं तुम्हें इस सब से निकाल दूंगा, और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि शाओनिन को गुंगू का जिंदगी भर के लिए स्लेव बन के रहना
पड़ेगा। इसका मतलब था कि गोंगू जो कुछ भी बोलेगा शाओनिन को वो सब कुछ मानना ही पड़ेगा। फिर वो उससे कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें चूज करना है वो तुम कर सकती हो। ऑफ कोर्स शाओनिन के पास $1 मिलियन तो नहीं थे, तो फिर उसे दूसरा वाला ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ही चूज करना पड़ेगा। जैसे ही शाओनिन वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, गोंगू उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद उनका डिनर टाइम हो गया था और शेफ ने गोंगू के लिए डिनर बनाया था। गोंगू को वो डिनर बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आता और शाओनिन अपने लिए छोटे से नूडल्स बना के लाती है, बहुत छोटे से एक बाउल में। आई डोंट नो हाउ वो अपना पेट उसको खा के भरेगी। जब वो उसे लेके डिनर टेबल पे आती है तो गोंगू उससे उसका बाउल छीन लेता है और वो उससे कहता है कि मैं ही इसको खाने वाला हूँ। और जब वो उसको खाता है तो उसको बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और वे शाओनिन को फिर से किचन में भेज देता है ताकि वो ये वाले नूडल्स दोबारा से कुक करे। शाओनिन को उसकी मदर की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि कल तुम्हारी सिस्टर की शादी होने वाली है। असल में शाओनिन की सिस्टर की शादी शिनचू के साथ होने वाली थी और शाओनिन की मदर उसकी सिस्टर की शादी में उसे इनवाइट कर रही थी, क्योंकि शाओनिन के फादर भी चाहते थे कि शाओनिन अपनी सिस्टर की शादी में जरूर आए, तो शाओनिन भी आने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओनिन रेडी हो रही थी तो गोंगू उसके पास आता है, उससे कहता है कि ये ड्रेस तुम पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मैं तुम्हें न्यू ड्रेस दिलवाता हूँ। और फिर शाओनिन के साथ गोंगू भी उसकी सिस्टर की शादी में जाता है। शादी में पहुँचने के बाद शाओनिन अपनी सिस्टर शीडी के साथ मिलने जाती है। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि शाओनिन पास्ट में शिनचू को बहुत ज्यादा लाइक करती थी, बट कुछ ऐसा हुआ कि उसकी सारी की सारी मेमोरीज इरेज हो गई और शाओनिन ने भी शिनचू का पीछा छोड़ दिया और अब शिनचू शाओनिन की छोटी बहन के साथ शादी करने वाला है। फिर शाओनिन और गोंगू साथ बैठे होते हैं। शाओनिन बताती है कि वो अपनी फैमिली में एक अडॉप्टेड चाइल्ड है और शाओनिन के पेरेंट्स उसे कभी भी अच्छे से ट्रीट ही नहीं करते थे, बस उसकी छोटी बहन शीडी को ही सबसे ज्यादा प्यार मिलता था। सही थोड़ा टाइम बीतता है और रात हो जाती है और हमारा ग्रूम शिनचू कहीं पे डिसअपेयर हो गया था। असल में वो लापता था। जब शाओनिन को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा वरिड होकर शिनचू को ढूंढने चली जाती है। शाओनिन उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गई थी और उसे शिनचू एक पेड़ के पास में बेहोश पड़ा मिलता है। शाओनिन उसे उठाने की कोशिश करती है और उसका हाथ भी पकड़ लेती है, बट थोड़ी देर बाद वहाँ पे और लोग भी आ जाते हैं। शाओनिन के फादर जब उसे शिनचू का हाथ पकड़ा हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनकी रियल डॉटर के साथ शिनचू की शादी होने वाली थी और अभी शाओनिन ने शिनचू का हाथ पकड़ा हुआ था। तो वो सीधा शाओनिन के पास जाते हैं और उसको लात मार देते हैं। शाओनिन को उसकी पास की मेमोरीज हिट करती हैं। असल में शिनचू पास्ट में एक ब्लाइंड पर्सन था और उसकी फैमिली भी उस पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देती थी, वो उसको घर से ही निकाल देते थे। तो फिर शिनचू शाओनिन के साथ खेलने के लिए आया करता था। इस वजह से शाओनिन और शिनचू बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। वो शाओनिन से कहा करता था कि तुम ही मेरी आईज बनोगी। एक दिन शिनचू को एक आई डोनर मिल जाता है और उसकी साइट वापस आ जाती है। शिनचू का बड़ा भाई बिल्कुल भी ठीक से काम ही नहीं करता था और उसकी फैमिली को बिजनेस में शिनचू की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर वो भी उसको अपने साथ वापस ले जाते हैं और शिनचू ऑलमोस्ट शाओनिन के बारे में सब कुछ भूल ही जाता है। असल में जब से शिनचू की आईज वापस आई हैं, उसकी मेमोरीज धीरे धीरे जाने लग गई थी। जंगल में शाओनिन थी ही तभी उसके पास वही बटलर आता है और उसे बताता है कि मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। फिर शाओनिन गोंगू के साथ कार में जाके बैठ जाती है। शाओनिन गोंगू से बोलती है कि मुझे अच्छे से याद है 3 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करा था, शायद तुम्हें कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। बट इस बात पे तो गोंगू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और वो शाओनिन को कार से उतार के रास्ते में छोड़ के चला जाता है। वो रोड पे खड़ी ही थी तभी उसके सामने एक कार रुकती है और उसके कार के अंदर शाओनिन की एडिटर थी। असल में शाओनिन एक मांगा आर्टिस्ट है, तो फिर उसे एक एडिटर की जरूरत तो पड़ती ही। शाओनिन कार में बैठ जाती है और उसकी पीछे वाली सीट पे एडिटर का बॉयफ्रेंड भी बैठा हुआ था और वो कार से उन लोगों के ऑफिस की तरफ पे पहुंच जाते हैं। बट गोंगू भी शाओनिन का पीछा कर रहा था और जब वो शाओनिन को किसी और लड़के के साथ देखता है तो वो सीधा जाके उसको पंच मारता है। लोग उसे रोक भी रहे थे बट वो किसी को भी नहीं सुनता और उसको बहुत ज्यादा मारता है। नेक्स्ट सीन में हम उस एडिटर के बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो कहती है कि गोंगू उसको ऐसे कैसे मार सकता है, वो भी किसी भी बात के बिना। बेचारी शाओनिन तो गोंगू की तरफ से सॉरी ही बोले जा रही थी। उन्हें गोंगू के पास जाके उसे समझाती है बट वो बोलता है कि मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर कोई भी तुम्हारे पास में खड़ा होगा तो फिर उसको तो मैं बहुत ज्यादा मारूंगा। और वो उसके
सामने क्लियर कर देता है कि शाओनिन सिर्फ और सिर्फ गोंगो के साथ ही रह सकती है और वो उसके सामने क्लियर कर देता है कि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गोंगो ही रहना चाहिए। के बाद गोंगो वहाँ से चला जाता है और बटलर शाओनिन को लेके आ जाता है। दूसरी तरफ हम शिनचू को देखते हैं जो जब होश में आता है तो उसे धीरे धीरे शाओनिन के साथ वाली मेमोरीज हिट करती हैं। गोंगो दूसरी तरफ शाओनिन से कहता है कि तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे आज पार्टी में जाना है और मेरे पास कोई भी डांस पार्टनर नहीं है उस पार्टी के लिए। शाओनिन उसे आने के लिए मना करती है बट गोंगो उसे बहुत ज्यादा फोर्स करता है। उससे कहता है कि याद करो मैं तुम्हारा एक मास्टर हूँ और तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है तो फिर तुम मेरी स्लेव हो। तो फिर शाओनिन को भी उसके लिए मानना ही पड़ता है और वो दोनों डांस के लिए प्रैक्टिस करते हैं। फिर गोंगो शाओनिन को उठाता है और टेबल पे बैठा देता है और वो बहुत ज्यादा शाओनिन को टीज भी कर रहा था। तो शाओनिन वहाँ से शर्मा के चली जाती है। उसके बाद शाओनिन को शिनचू की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है और वो शाओनिन को अम्यूजमेंट पार्क के बाहर मिलने को बुलाता है। असल में शाओनिन और शिनचू ने एक दूसरे को प्रॉमिस करा था कि जब वो लोग बड़े हो जाएंगे तो वो लोग अम्यूजमेंट पार्क के बाहर मिलेंगे। फिर शिनचू और शाओनिन अम्यूजमेंट पार्क के बाहर मिलते हैं और वो उसकी फ्रेंड की फाइल की इंफॉर्मेशन वाली फाइल उसे दे के वहाँ से चला जाता है। असल में अभी शिनचू को उसकी सारी मेमोरीज याद नहीं आई है बट धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लग गया है। शाओनिन जैसे ही वो फाइल लेके घर आती है तो उसके डांस के लिए कपड़े भी वहाँ पे पहुँच गए थे। तो गोंगो उससे बोलता है कि जल्दी से इनको पहन के रेडी हो जाओ। जैसे ही शाओनिन वो ड्रेस पहन के आती है गोंगो उसके गले पे बहुत ज्यादा हार्डली किस कर देता है कि उसके गले पे निशान पड़ गया था। जैसे ही वो लोग पार्टी में पहुँचते हैं शाओनिन गोंगो से कहती है शायद तुमने ये इसलिए करा है ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो गोंगो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों लोग साथ में डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर गोंगो अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने के लिए चला जाता है और शाओनिन की उसकी फ्रेंड तांग्यांगी से टक्कर हो जाती है और तांग्यांगी तो शाओनिन को इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है कि तुम तो पक्का अपने बॉस के साथ ही आई होंगी। तो शाओनिन बोलती है कि नहीं मैं अपने बॉस के साथ नहीं आई हूँ। तांग्यांगी पूछती है तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। तो शाओनिन इस पे भी मना कर देती है। तो वो पूछती है कि तो फिर तुम किसके साथ आई हो। तांग्यांगी उससे बोलती है पक्का तुम जिसकी मिस्ट्रेस होंगी उसी के साथ आई होंगी। गोंगो भी उसकी बात सुन लेता है और वहाँ पे आ जाता है। जब तांग्यांगी को पता चलता है कि शाओनिन गोंगो के साथ आई है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और नर्वस भी होती है। असल में गोंगो उस एरिया का सबसे बड़ा आदमी था और उसकी कंपनी चाइना की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तांग्यांगी का बॉयफ्रेंड गोंगो की कंपनी का एक छोटा सा मेंबर था। फिर तांग्यांगी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलके उसको बहुत ज्यादा सॉरी बोलने लग जाते हैं। फिर शाओनिन तांग्यांगी के बारे में गोंगो को बताती है और वो बताती है कि तांग्यांगी नहीं उससे उस दिन ड्रग मांगा था। इसके बाद गोंगो शाओनिन को एक रूम में ले जाता है और उसको बेड पे पटक के उसके ऊपर कर पूछता है कि तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है क्या। बट शाओनिन को तो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था। तो फिर गोंगो बोलता है शायद मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ पहले जैसा ही करना होगा तभी तुम्हें सब कुछ याद आएगा। शाओनिन उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करना। तो गोंगो थोड़ा सा कॉन्शियस होके बोलता है कि ठीक है शायद तुम्हारी मेमोरीज टाइम के साथ ही खुद वापस आ जाएंगी। वो कह देता है कि जब तक तुम्हारी मेमोरीज तुम्हें वापस नहीं मिल जाती तुम इस जगह से नहीं जा सकती। नेक्स्ट डे शाओनिन को उसकी मदर की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। तो फिर गोंगो भी शाओनिन के साथ ही चला जाता है। असल में शाओनिन की मदर ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलवाया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि शाओनिन और उसकी मदर का आपस में रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो जाए। असल में उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट करा था और अब वो चाहते थे कि शाओनिन उनकी बेटी होने का हक छोड़ दे और शाओनिन उनका सरनेम भी छोड़ दे। ये बात सुन के शाओनिन बहुत ज्यादा इमोशनल होके रोने लग जाती है और गोंगो भी ये नोटिस करके बहुत ज्यादा जल्दी से शाओनिन के पास आता है। थोड़ी देर बाद उसे सारी बातें पता चलती हैं। तो गोंगो भी शाओनिन से बोलता है कि अगर ये लोग नहीं चाहते तुमसे कोई भी रिलेशनशिप रखना तो तुम भी इनके साथ रिलेशनशिप तोड़ क्यों नहीं देती। तो शाओनिन भी गोंगो की बात को समझ के उन पेपर्स पे साइन कर देती है और उसका उसके पेरेंट्स के साथ सारा का सारा रिलेशन खत्म हो जाता है। शाओनिन सबके बाद बहुत ज्यादा अपसेट थी। तो फिर गोंगो शाओनिन को एक राइड पे ले जाता है और वो उससे थोड़ी बात करता है। तो शाओनिन गोंगो को बताती है कि बचपन में उसके पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ उसकी छोटी बहन को ही सारी की सारी अटेंशन दिया करते और घूमने फिरने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ उसकी छोटी बहन ही जाया करती थी। उसके पेरेंट्स उसे हमेशा अकेले ही घर में बंद करके चले जाते थे और शाओनिन हमेशा अकेले घर में बहुत ज्यादा अलोन फील करती थी और उसके खेलने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके साथ शिनचू ही रहा करता था। बट अब शिनचू की भी मेमोरी
पुलिस जाने की वजह से वो भी अब उसका फ्रेंड नहीं रहा है और अब वो बिल्कुल ही अकेली रह गई है। तो गुंगू उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर शाओनिन गुंगू से बोलती है कि मुझे अभी ड्राइंग करनी है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें ड्राइव करके इन पहाड़ों पे लेके आया हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी स्केचबुक नहीं मिल पाएगी। शाओनिन थोड़ी देर बाद एक दीवार के पास पहुँचती है और उसके नीचे एक स्प्रे पेंट भी रखा हुआ था। तो फिर वो उसी को उठा के दीवार पे पेंट करना स्टार्ट कर देती है और शिनचू भी उस वॉल के पीछे ही खड़ा हुआ था। असल में शिनचू को उसकी सारी की सारी मेमोरीज याद आ गई थी और वो कहता है कि मुझे याद है कि तुम्हें पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सारा सामान लेके आया था। वो बोलता है कि शायद तुम्हें कोई और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए मिल गया है। फिर गुंगू शाओनिन को एक रेस्टोरेंट में लेके आ जाता है और उसको एक रिंग देते हुए प्रपोज करता है कि वो शाओनिन को लाइक करता है। शाओनिन गुंगू से कह देती है कि प्लीज तुम इस रिंग को यहाँ से हटा दो और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वो इस बात पे थोड़ा गुस्सा करता है और रिंग के बॉक्स को बंद कर देता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं इसको वापस कर दूंगा। बट उसने उस रिंग को गिरा दिया था। बट शाओनिन वहाँ पे जाती है और उस रिंग को उठा के ले आती है। बट जैसे ही वो बाहर आती है तो वो तांग यांगी को देखती है और वो देखती है कि वो फिर से एक होटल रूम में जा रही है। तो वो उसका पीछा करती है। तांग यांगी शीडी के साथ बात कर रही थी जो कि उसी की सिस्टर है और तांग यांगी शीडी को धमकी दे रही थी कि अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने लेके आ जाऊंगी। शाओनिन बस इतना ही सुनती है और वो सोचने लग जाती है कि ऐसी क्या बात है जो उसको तांग यांगी ऐसी धमकियां दे रही है। इतने में तांग यांगी बोल देती है कि जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ था वो सब कुछ भी मैं सबको बता दूंगी। शाओनिन की और बातें सुनने की कोशिश करती है बट वो सुन ही नहीं पाती। वो कुछ सोचती है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो शीडी की बातें सुन पाए। तो फिर वो घर आके गुंगू से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा डिवाइस है कि जिससे मैं और लोगों की बातें सुन पाऊँ। तो गुंगू बताता है कि उसके पास एक वायरस है जिसे किसी और के फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये 30 सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद वो किसी की भी बातें सुन सकती है। गुंगू के उस वायरस के देने के बाद वो सोच ही रही थी कि वो उसके फोन तक कैसे पहुंचेगी। इतने में ही वहाँ पे वो बटलर आ जाता है। वो बताता है कि शीडी सुबह के टाइम जॉगिंग करने के लिए निकलती है, तो तुम भी उसके साथ चुपचाप जॉगिंग के लिए चली जाना और उससे टकरा के ऐसा कोई बहाना ढूंढ लेना जिससे तुम उसके फोन में एक्सेस कर पाओ। जैसे ही उसका फोन तुम्हारे हाथ में आया वो वायरस उसके फोन में इंस्टॉल कर देना। शाओनिन भी सुबह जॉगिंग के लिए निकल जाती है और उसकी शीडी से टक्कर भी हो जाती है बट वो तो अपने साथ अपना फोन ही लेके नहीं आई थी। तो शाओनिन सोचती है कि मुझे किसी तरीके से इसके घर जाना होगा। तो फिर शाओनिन शीडी से बोलती है कि कम से कम तुम मुझे अपने घर तो लेके चलो, आखिरकार तुम्हारी शादी होने वाली है। तो शीडी भी शाओनिन को अपने घर ले जाने के लिए मान जाती है। जैसे ही शाओनिन शीडी के घर पहुँचती है उसका फोन टेबल पे पड़ा हुआ था। तो शाओनिन शीडी से बोलती है एटलीस्ट तुम मुझे एक गिलास पानी तो पिलवा ही दो। जैसे ही शीडी वो पानी लेने के लिए जाती है शाओनिन जल्दी से वो वायरस शीडी के फोन में इंस्टॉल करने लग गई थी। के फोन में वो वायरस इंस्टॉल करने के बाद वो घर में आ जाती है। वो पेन ड्राइव सीधा गुंगू को देती है और गुंगू उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा लेता है और शीडी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स गुंगू के लैपटॉप में इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गई थी। फिर गुंगू शिनयान से बताता है कि उसे एक बिजनेस मीटिंग के लिए थोड़े दिनों के लिए टाउन से बाहर जाना होगा बट तुम इस घर से कहीं भी भागना मत। फिर वो उसे वार्न करता है कि वैसे भी वो इस घर से भाग नहीं पाएगी। उसके बाद गुंगू वहाँ से चला जाता है और शाओनिन गुंगू के लैपटॉप में वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने लग जाती है। शाओनिन जैसे ही वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है उसको समझ आ जाता है कि उसका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। फिर शाओनिन एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है और उससे उसको पता चलता है कि शीडी ने एक झूठ बोला था। उसने शिंजू से बोला था कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए शिंजू उसके साथ शादी करने के लिए भी रेडी हुआ था। जैसे ही शिनयान ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती है उसे शीडी पे थोड़ा और ज्यादा डाउट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर शीडी तांग यांगी से कॉल करके बोलती है कि तुम मुझे आज होटल में 3 बजे मिलने आना। शाओनिन को लग रहा था कि जो ये लोग पहले बात कर रहे थे उसी बारे में शायद आगे भी बात करने वाले हैं। तो शाओनिन भी उसी होटल में 3 बजे पहुंच जाती है। तांग यांगी ने शीडी से बोल दिया था कि जब तुम उस होटल में आओगी अपना फोन या ऐसा कोई भी डिवाइस मत लेके आना जिससे हमारी बातों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। शाओनिन उसके पीछे जाती है बट उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी वहाँ पे किंचू आ जाता है और वो डोर ओपन
ओपन करवाता है और शिनचू शाओनिन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शिनचू बताता है कि इसका पीछा तुम कर रही हो उसी का पीछा मैं भी कर रहा हूँ। तो शाओनिन बोलती है बट हम उनकी आवाजें नहीं सुन सकते। तो शिनचू बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो रूम सर्विस के नाम पे सारे के सारे फूड आइटम शीडी के रूम में ट्रांसफर करवाने लग जाता है और वो धीरे धीरे डोर ओपन कर रहा था। और जब शीडी और तांग यांगी उस रूम से चले जाते हैं तो शाओनिन और शिनचू उस रूम में जाते हैं। शिनचू ने अपना रूम उसी फूड ट्रे के नीचे रख दिया था ताकि वो उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर पाए। और इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद शिनचू को पता चलता है कि शीडी शिनचू को ऐसी दवाइयाँ दे रही थी जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी मेमोरीज इरेज होने लग गई थी। शीडी ने शिनचू को ऐसी दवाइयाँ इसलिए दी थी ताकि वो शाओनिन को भूल जाए और शीडी को लाइक करने लगे। शिनचू बताता है कि उसने वो मेडिसिन लेनी बंद कर दी है, इसी वजह से उसको शाओनिन के साथ वाली मेमोरीज याद आने लग गई हैं। फिर शिनचू और शाओनिन एक जगह मिलते हैं और शिनचू शाओनिन को एक डीएनए रिपोर्ट देता है और उससे प्रूव हो गया था कि जो तांग यांगी का बेबी है उसका फादर गोंगू है। शिनचू चानियान से बोलता है कि इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर तुम इसको गोंगू को दिखा दोगी तो फिर वो तुम्हें छोड़ देगा। उसके बाद वो लोग तांग यांगी के पास जाते हैं और उसके बेबी को भी वहाँ पे देखते हैं। लोग उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो तांग यांगी बोलती है कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी गोंगू से हो जाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच है। जब वो लोग उसको ढूंढने आए थे तो वो उनका चेहरा देखे इतना ज्यादा घबरा गई थी कि वो लोग तो शायद उसका मर्डर ही कर देंगे। इस वजह से तांग यांगी उन लोगों के साथ नहीं गई थी, उसके बदले उसने शेनयान को वहाँ पे भेज दिया था। तांग यांगी बताती है कि वो जो बेबी है उसको एक हार्ट डिजीज है और उसको ठीक करने के लिए तांग यांगी के पास पैसे भी नहीं है, बट गोंगू इतना ज्यादा रिच है कि वो इस बेबी को ठीक करने के लिए पे भी कर सकता है। शेनयान बोलती है कि ठीक है तो हम इस सब के बारे में गोंगू को बता देते हैं, उसको जब इस सब के बारे में पता चलेगा तो वो अपने बेटे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब शेनयान गोंगू के पास उस बेबी को लेके जाती है तो गोंगू को तो उस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं हो पाता और वो शेनयान को हिट करके बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पे ट्रस्ट कर लूंगा। वो बोलती है कि चलो तो हम इसका डीएनए टेस्ट भी करवा लेते हैं। तो बटलर उस लड़के को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाता है। तांग यांगी को इस बात पे बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है क्योंकि वो जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी वो तो फेक थी। तांग यांगी बताती है कि शिनचू ने उसे ऐसा झूठ बोलने के लिए बोला था ताकि शेनयान गोंगू के जंगल से छूट जाए और वो फ्री हो जाए। फिर शिनचू शाओनिन को कॉल करके बोलता है कि तुम मुझे उसी अम्यूजमेंट पार्क के बाहर मिलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब शाओनिन शिनचू से मिल जा रही थी तभी वहाँ पे गोंगू भी पहुँच जाता है और गोंगू तो वहाँ पहुँचते ही शिनचू को मारना स्टार्ट कर देता है। शाओनिन गोंगू को रोकने की कोशिश करती है तो गोंगू बोलता है कि मुझे पता था कि तुमने मुझे फेक पेपर्स दिए हैं, अब तुम इतना ज्यादा क्यों गिर गई। गोंगू अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग शिनचू को बहुत ज्यादा मारे और वो उसको मारने लग जाते हैं, बट शाओनिन अचानक से शिनचू के ऊपर कूद जाती है और बोलती है कि प्लीज इसको मत मारो। गोंगू बोल देता है कि अगर ये नहीं हट रही है तो तुम इसको भी हिट कर सकते हो और फिर वो बॉडीगार्ड शाओनिन को भी हिट कर देते हैं। शाओनिन तो इस सब की वजह से बहुत जल्द फेल्ट हो जाती है। उसके फेंट होने के बाद वो लोग सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब शेनयान को होश आता है तो वो शिनचू के बारे में पूछती है और फिर वो शिनचू के रूम में चली जाती है। जब वो शिनचू के रूम में पहुंचती है तभी वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स भी पहुँच गए थे। रिपोर्टर शिनचू से पूछते हैं कि आपने हमें यहाँ पे किस लिए बुलाया है। तो शिनचू बताता है कि उसे यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करनी है। वो कह देता है कि वो अपनी शादी शीडी के साथ एंड कर रहा है और शिनचू ने शीडी के ऊपर एक केस भी कर दिया था और न्यूज में भी आ जाता है कि शीडी की मदर ने शिनचू को एक ड्रग दिया था जिससे उसकी मेमोरीज धीरे धीरे इरेज होने लग गई थी। जब शिनयान इस सब के बारे में सुनती है तो उसे भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो शिनचू से बोलती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है तो प्लीज तुम मेरा पीछा मत करना और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर शाओनिन किसी दूसरी जगह पे चली जाती है। वहीं हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि शीडी और उसकी फैमिली का इंटरव्यू लिया जा रहा है। शीडी कहती है कि ये सब कुछ मेरी सिस्टर का प्लान था, वो शुरू से ही चाहती थी कि वो सब कुछ मेरे से छीन ले। बचपन से ही ऐसी है, वो जो कुछ भी मेरे पास देखती थी वो ऐसी कोशिश करती थी कि वो मुझसे छीन ले और शायद शिनचू के साथ मेरा रिलेशनशिप तोड़वाने का भी उसी का हाथ है। ये न्यूज हर जगह स्प्रेड हो रही थी और वो किसी शॉप में कुछ सामान लेने के लिए गई थी, बट वो शॉप ओनर भी उसे वहाँ से भगा देती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरी लड़की हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बेच सकती। फिर जब वो बाहर जाती है तो ये सब न्यूज स्प्रेड होने की वजह से जब वो बाहर निकली तो फिर सब लोग उसको घेर के बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं। जब वो नोटिस करती है कि सभी लोग उसको देख रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज फील करती है। फिर वो अकेले वॉक करने लग जाती है और उसके मन में यही चल रहा था कि सभी लोग उसको किस तरीके से
देख रहे थे। और फिर वो एक साइड में बैठ जाती है और कोने में ही बैठ के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। जब गोंगू को इस सब के बारे में पता चलता है कि न्यूज में शिनयान के बारे में इतना कुछ बुरा बुरा चल रहा है, तो फिर वो शिनयान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसको शाओनिन को ढूंढते ढूंढते वो उसे मिल भी जाती है, तो वो उसको सीधा अपने घर पर लेके आ जाता है। उसको घर पे लेके आके बोलता है कि मैं तुम्हारी पुरानी फैमिली के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगा कि वो कभी भी उसको ओवरकम कभी भी नहीं ही कर पाएंगे। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे साथ करा है उसका रिग्रेट उन्हें पूरी की पूरी लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जब गोंगू शाओनिन को रूम में लेके जाता है तो वो बेचारी तो कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी, वो इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। बटलर गोंगू से बोलता है कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें किसी साइकेट्रिस्ट को ही बुलाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आते हैं और वो शाओनिन को चेक करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि इन्होंने अपने आप को इमोशनली बिल्कुल शट डाउन कर लिया है, कि इनके इमोशंस एकदम ब्रेक डाउन हो गए हैं। इसको ठीक करने के लिए बस एक ही ऑप्शन है कि इनका क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर इनके साथ रहे और इनके से बातें करता रहे, इसी तरीके से वो अपने आप को खुश रख पाएगी और थोड़ा सा ओपन अप होगी। तो फिर गोंगू बोलता है बट शिनयान का तो कोई भी फैमिली मेंबर है ही नहीं, और जो उसके नाम के फैमिली मेंबर्स है वो तो खुद ही इसके पीछे पड़े हुए हैं और उन्हीं की वजह से तो ये इतनी ज्यादा परेशान हो रखी है। तो वो आखिरकार किसको ही इसको खुश करने के लिए लेके आए। इसके बाद गोंगू शिनयान को बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश करता है, इवन वो उसको खाना भी खिलाने की कोशिश करता है, बट वो तो उसकी एक नहीं सुनती। शिनयान ने अपनी फिजिकल मूवमेंट भी करनी बिल्कुल बंद कर दी है, उसको वॉक करने के लिए भी किसी की हेल्प करने की जरूरत थी। गोंगू उसको खुश करने की पूरी कोशिश करता है, बट उसके ब्रेन ने और उसकी बॉडी ने बिल्कुल मूवमेंट करना बंद कर दिया। तो गोंगू भी तंग आ जाता है और वो शाओनिन से बोलता है कि शायद तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट नहीं करती, मैं तुम्हें उसी पर्सन के पास लेके जाता हूँ जिसपे तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हो। फिर वो शाओनिन को शिनचू के पास लेके जाता है और वो उससे बोलता है कि जाओ तुम अब उसके पास खुद ही चली जाओ, मैं उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करी है। वो उसे ऐसे ही रोड पे छोड़ के चला जाता है, बट शाओनिन तो शिनचू के घर पे जाती ही नहीं, बस वो ऐसे ही रोड पे वॉक करती रहती है और वो ऐसे ही वॉक करते करते किसी और जगह पे ही पहुंच जाती है। दूसरी तरफ गोंगू भी शाओलिन को ढूंढने के लिए वापस से पहुंच गया था, बट जब वो उसे नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढता है और जब वो उसे मिल जाती है तो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। तो शाओनिन उससे कुछ नहीं कहती, बस उसे जोर से हक कर लेती है। इसका मतलब उसका फिजिकल मूवमेंट और मेंटल मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हो गया है, बट वो अभी भी ठीक से बात नहीं कर पा रही क्योंकि उसके सेंसरी ऑर्गन्स अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। फिर गोंगू शाओनिन को घर पे ले आता है और फिर वो शाओनिन को किस करता है और शाओनिन भी उसके किस को कंटिन्यू करती है। फिर गेंगू बोलता है कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, और फिर वो शाओनिन को वहीं पे सुला के उन डॉक्टर्स के पास जाता है। वो डॉक्टर गोंगू से बताते हैं कि हमें शाओनिन को ठीक करने का एक रास्ता मिल गया है, उसके लिए वैसी ही कंडीशन को क्रिएट करना होगा जिसमें वो उसके साथ ये सब कुछ हुआ था, वैसे ही सारे लोगों को उसके चारों तरफ खड़ा करना होगा और वहाँ पे हमें उसी आदमी को लेके आना पड़ेगा जिसपे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। और वहीं पे वो लोग शाओनिन को मैनिपुलेट करके बोलेंगे कि इसी आदमी ने उस दिन उसे बचाया था और जिसपे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती होगी वो उस टाइम पे उसे सबसे ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट भी करेगा। गोंगू बोलता है कि ठीक है मैं इस सबको करने के लिए तैयार हूँ, तो बट डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें भी हमें एक प्रॉब्लम आएगी, हम शाओनिन को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हिप्नोटाइज कर सकते हैं और इस इल्यूजन के टाइम पे अगर शाओनिन ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि उसे इस सबसे बाहर ही नहीं निकलना तो वो परमानेंटली कोमा में भी जा सकती है, और अगर शाओनिन दोबारा से कोमा में चली गई तो उसको कोमा से बाहर निकालना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी हो सकता है। गोंगू बोल देता है कि नहीं मैं इतना बड़ा रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता, बट शाओनिन भी वहीं पे खड़ी थी और उसने भी सब कुछ सुन लिया था। तो गोंगू को देख के सीधा अपने रूम में भाग जाती है। डॉक्टर फिर शाओनिन से पूछते हैं कि क्या आपको ये ट्रीटमेंट करवाना है, तो शाओनिन भी इस पे मुंडी हिला के हाँ बोल देती है। फिर गोंगू भी शाओनिन से पूछता है कि क्या तुम्हें इतना ज्यादा ट्रस्ट है मेरे पे, तो फिर वो भी गर्दन को हिला के इसको हाँ बोलती है। फिर डॉक्टर भी शाओनिन की थेरेपी करना स्टार्ट कर देते हैं। थेरेपी कंप्लीट होने के बाद शाओनिन अपनी आंखें तो खोलती है, बट वो एक आंखें खोलने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें बंद भी कर देती है। गोंगू को लग रहा था कि शायद ये एक्सपेरिमेंट जो उसने अभी कंडक्ट करवाया है वो फेल हो चुका है। नेक्स्ट डे शाओनिन विंडो के बाहर देख रही थी और थोड़ी देर बाद बटलर उसके पास आता है, तो वो बटलर से भी बात करती है। बटलर पूछता है कि आप बात कर सकती हो, तो इस पे शाओनिन बोलती है कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बट बटलर शाओनिन से बोलता है कि बट फिर भी आपको अभी रेस्ट करना चाहिए। तो फिर शाओनिन फिर रेस्ट करने के लिए चली
चली जाती है। बट उसी टाइम उसको शिंजू की कॉल आ जाती है। शिंजू उससे कॉल पे कहता है कि तुम कहाँ हो और इतने दिनों से मेरा कॉल पे क्यों नहीं कर रही थी। तो फिर शाओनिन बोलती है कि इस टाइम वो बिल्कुल ठीक है। शिंजू शाओनिन को खुद से मिलने के लिए बुला रहा था, बट शाओनिन उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। बट शिंजू शाओनिन से बोलता है कि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस करा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा एक फैमिली की तरह ही रहेंगे। शाओनिन भी इस पे बोलती है कि हाँ, हमेशा एक फैमिली की तरह ही रहेंगे क्योंकि तुम मेरे लिए एक फैमिली मेंबर के जैसे ही हो। बट वो अब से सिर्फ और सिर्फ गोंगू के साथ ही रहेगी क्योंकि उसके सबसे ज्यादा क्लोज इस टाइम पे गोंगू ही है। शाओनिन बोलती है कि जब तुम्हारी साइट वापस आई तो तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे और अब मैं 24 इयर्स की हो गई हूँ। 6 साल से मैंने इतनी ज्यादा कोशिश करी कि तुम मेरे बारे में वापस से याद करो, बट तुमने तो मुझे हमेशा ही इग्नोर करा था। बट शाओनिन की इतनी कोशिश करने के बाद भी शिंचू पे उस टाइम पे कोई भी असर ही नहीं हुआ था। शाओनिन कहती है कि अब उसने शिंचू के ऊपर से मूव ऑन कर लिया है और अब उसे हमेशा गोंगू के साथ ही रहना है। शिंचू भी बोल देता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और शाओनिन कॉल कट कर देती है। गोंगू भी शाओनिन की गेट के बाहर खड़े होकर बातें सुन रहा था और वो ये सब कुछ सुन के काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद वो शाओनिन को एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में लेके जाता है और वो मीडिया के सामने सबको अनाउंस करता है कि ये शाओनिन है और वो जल्दी शाओनिन से शादी करने वाला है। फिर वो गोंगू बोलता है कि अब मैंने सबके सामने क्लियर कर दिया है कि शाओनिन की सिस्टर शीरी सबके सामने झूठ बोल रही थी उसके बारे में, उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करा है। वो सबको वार्न कर देता है कि शाओनिन के खिलाफ अब कोई भी न्यूज नहीं प्रिंट होनी चाहिए। फिर वो शाओनिन को एक पहाड़ पे ले जाता है सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए। उस पहाड़ पे आज मीटियोर शावर होने वाला था, बट उससे पहले ही वहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। तो गोंगू शाओनिन को लेके एक होटल में चला जाता है। गोंगू शाओनिन से बताता है कि वो कुछ साल पहले भी इस मीटियोर शावर को किसी के साथ देखना चाहता था। तो शाओनिन पूछती है कि तुम किसके साथ इसको देखना चाहते थे। वो बताता है कि उसे अपने बड़े भाई के साथ उस मीटियोर शावर को देखना था, बट उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। नेक्स्ट डे वो लोग अपने घर पे पहुंचते हैं और बटलर गोंगू को बताता है कि गोंगू की मदर आ चुकी है। गोंगू की मदर उसके अनाउंसमेंट की वजह से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो चाहती थी कि गोंगू की शादी एक रिच फैमिली में हो, बट वो तो शाओनिन को डेट कर रहा है और शाओनिन की फैमिली तो बहुत ज्यादा ही करीब है और वो तो अडॉप्टेड भी चाइल्ड है। और उसकी मदर उसे ये बताने के लिए आई थी कि उसके फादर भी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बट उसने कैसे तो करके अपनी मदर को मना ही लिया और उसने अपनी मदर से बोल दिया कि वो अपने डिसीजंस खुद ही लेगा और उसे सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स शाओनिन को एप्रूव करें कि ना करें। और कुछ टाइम बाद शाओनिन प्रेग्नेंट भी हो जाती है और गोंगू को एक पैरानाइड डिसऑर्डर भी है। तो शाओनिन उसको मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसके इलाज के लिए उसको मान जाए। इस बीमारी की वजह से गोंगू बहुत ज्यादा जल्दी से इरिटेटेड हो जाता है और उसका दिमाग हमेशा ही गर्म रहता है। बट शाओनिन गोंगू को किसी तरीके से मना ही लेती है और फिर गोंगू के घर पे एक स्पेशलिस्ट आती है। शाओनिन गोंगू को अपने आप को मोना के सामने इंट्रोड्यूस करवाती है और स्पेशलिस्ट का नाम मोना था। मोना बोलती है कि मुझे तो कभी भी इमेजिन ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन को भी ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। फिर मोना क्लेम करती है कि उसने 3 महीने के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को ठीक करा है। तो वो लोग मोना पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर मोना एक्सप्लेन करने लग जाती है कि वो गोंगू का ट्रीटमेंट कैसे करेगी। इस वजह से वो उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी कर रही थी। इस वजह से गोंगू दोबारा से इरिटेटेड होना स्टार्ट कर देता है और वो चिल्लाने लग जाता है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर क्यों ही करूं। तो मोना बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है तो फिर अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। तुम्हारे ऑफिस में और तुम्हारे घर में हर जगह मैं तुम्हारा फॉलो करूंगी और हर जगह उसको एक्सप्लोर करने की वजह से वो उसका बिहेवियर भी एग्जामिन कर सकती है। सब डेटा की वजह से ही वो गोंगू का इलाज भी कर पाएगी। बट गोंगू बोलता है कि उसे इस सब की कोई भी जरूरत ही नहीं। बट शाओनिन गोंगू से बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है कि उसे सब के लिए मानना ही पड़ेगा क्योंकि शाओनिन चाहती थी कि गोंगू अपनी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर ले। नेक्स्ट डे शाओनिन और गोंगू साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा रोमांटिक भी हो रहे थे। बट इतने में ही वहाँ पे उनका बटलर भी आ जाता है और उसके पीछे से वो साइकोलॉजिस्ट मोना भी आ जाती है। बटलर बोलता है कि शायद मैं यहाँ पे गलत टाइम पे आ गया और वो वहाँ से हट जाता है, बट मोना तो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो लोग शाओनिन और मोना गोंगू के ऑफिस में आ जाते हैं और मोना बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी गोंगू के ऑफिस में भी आ पाऊंगी। वो
शाओनिन को थैंक यू बोलती है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से भी मेरा सपना पूरा हो गया है, तुम्हारी वजह से ही मैं इस बिल्डिंग के अंदर आ पाई हूँ। शाओनिन बोलती है कि इसमें कोई भी इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मेरी इतनी हेल्प कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती थी। शाओनिन उससे बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है, तो गुंगू वहाँ आके बोलता है कि चलो मैं भी तुम्हारे ही साथ चलता हूँ। शाओनिन गुंगू से बोलती है कि नहीं, तुम यहीं पे अपना काम करो, मैं यहाँ से अकेले ही चली जाऊँ। तो गुंगू शाओनिन से बोलता है कि ठीक है, अब तुम जा तो रही हो बट प्लीज मेरे साथ कांटेक्ट में ही रहना। फिर शाओनिन एक फैन साइनिंग इवेंट में जाती है। असल में यहाँ पे अब 1 साल बीत चुका है। असल में 1 साल पहले शाओनिन ने जिस कॉमिक पे काम करना स्टार्ट किया था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, और अब जो वो नॉवल बुक्स लिख रही है उस पे भी उसको बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। वो उसी इवेंट में अपनी नॉवेल्स पर साइन कर रही थी अपने फैंस की लाई हुई बुक्स पर। तभी उसी इवेंट में उसे एक आदमी मिलता है। असल में वो उसका एक एंटी फैन था और वो उसको बहुत ज्यादा हेट करता था, और वो शाओनिन के ऊपर हिट करने लग जाता है। तो फिर गार्ड जाके उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर जब शाओनिन को गुंगू की कॉल आती है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होके पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, शाओनिन बोलती है कि कुछ नहीं, ऐसा तो इवेंट्स में होता ही रहता है। फिर जब वो लिफ्ट में जाके दूसरे फ्लोर पे जाने ही वाली थी तो शाओनिन बोलती है कि उसे वॉशरूम यूज करना है। फिर वो अपने सेक्रेटरी के साथ वॉशरूम जाती है और वो अपने गार्ड से बोल देती है कि इस लिफ्ट में जाके तुम लोग मेरा नीचे वेट करना। सभी लोग गार्ड्स लिफ्ट में जाते हैं तो वो लिफ्ट अचानक से बहुत ज्यादा अजीब तरीके से वर्क करने लग जाती है और वो नीचे गिर गई। असल में ये शाओनिन के लिए एक ट्रैप बनाया गया था और इसमें वो सारे के सारे गार्ड्स की डेथ हो जाती है। और जब शाओनिन ये सब कुछ देखती है तो वहीं पे फेंट हो गई थी, तो उसे सीधा उसके घर पे ले जाया जाता है। और इस हालत में मोना भी शाओनिन से मिलने आई थी और उसके लिए कुछ फ्लावर्स भी लेके आती है। गुंगू उससे वो फ्लावर्स लेता है और मोना से बहुत रूडली बोलता है कि तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी है। असल में गुंगू को मोना पे शक हो रहा था। असल में गुंगू किस पे भी ट्रस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वो 2 ही लोगों पे ट्रस्ट करता है, एक शाओनिन और दूसरा उसका बटलर है। इसके बाद गुंगू अपने बटलर के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि लड़कियों को क्या चीजें पसंद आती हैं। तो बटलर बोलता है कि हाँ, और आपको याद है क्या आपने शाओनिन को सबसे लास्ट टाइम पे क्या गिफ्ट दिया था। तो गुंगू बोलता है कि मैं ही शाओनिन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हूँ। बटलर इसमें बोलता है कि इसलिए तो आप शाओनिन को इतने ज्यादा पसंद भी नहीं हो। दूसरी तरफ हम मोना को देखते हैं जो एक आदमी के साथ डांस कर रही थी। शाओनिन को बाहर से देखने पे लग रहा था कि वो आदमी और कोई नहीं गुंगू ही है। वो वहाँ पे जाती है और उस आदमी को मारने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इतने में गुंगू उसे पीछे से बुलाता है और उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। असल में वो आदमी गुंगू जैसा बस देख रहा था बट असल में वो कोई और ही था और शाओनिन को वो गुंगू जैसा दिख रहा था। गुंगू फिर शाओनिन से बोलता है कि मैं इतनी देर से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ढूंढ रहा था। और उसके बाद वो शाओनिन को एक नेकलेस गिफ्ट में देता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है। शाओनिन भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया और उससे कहती है कि हाँ, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। नेक्स्ट डे शाओनिन मोना के पास जाके उससे कुछ बात करती है। पहले शाओनिन मोना को थैंक यू बोलती है और फिर वो मोना से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम गुंगू को लाइक करती हो। मोना कहती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। तो फिर शाओनिन बोलती है कि तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। शाओनिन कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा नोटिस करा है, जो जो तुम चीजें कर रही हो उससे प्रूव हो जाता है कि तुम गुंगू को बहुत ज्यादा लाइक करती हो। मोना कहती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, और मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं कि सिर्फ गुंगू मुझसे ही शादी करने वाला है, और तुम देख लेना मैं ऐसी चीजें करूंगी जिससे वो मेरी तरफ बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी उसे ये भी समझ आ जाएगा कि तुम जैसी एक मामूली सी लड़की तो उसको बिल्कुल भी डिजर्व ही नहीं करती। वो शाओनिन से बोल देती है कि तुम्हारा और गुंगू का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, और मोना बताती है कि उसकी फैमिली भी उससे बहुत ज्यादा ही रिच है। इवन वो गुंगू की फैमिली से भी ज्यादा रिच थी, और जब गुंगू की फैमिली को पता चलेगा कि उसने उसको अप्रोच करा है तो गुंगू की फैमिली भी उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देगी कि उसे मोना से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि जब मोना और गुंगू के बिजनेस एम्पायर्स आपस में कनेक्ट होंगे तो फिर वो लोग बिजनेस में भी काफी ज्यादा बेटर कर सकते थे। वो उसको वार्न कर देती है कि उसका गुंगू के साथ कोई भी फ्यूचर नहीं बनने वाला है। उसके बाद मोना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गुंगू मोना के साथ बात कर रहा था। मोना गुंगू को अपना फोन दिखाती है और उस फोन में जो फोटो था उसे देख के गुंगू बहुत ज्यादा टेंस हो गया था, और वो बोलता है कि इस फोटो के बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो शाओनिन के साथ
डाइनिंग टेबल पे बैठा था और वो उससे सडनली बोल देता है कि मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है। शाओनिन पूछती है कि तुमने इतना सडनली ये डिसीजन कैसे ले लिया। गोंगू बोलता है कि मुझे सैलेड में कैरेट खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट तुमने उसमें कैरेट डाला है। उसमें शाओनिन बोलती है कि तुम्हें तो हमेशा से कैरेट इतना ज्यादा पसंद था, इवन तुम तो कैरेट का जूस भी इतना ज्यादा पिया करते थे, एटलीस्ट तुम्हें कोई अच्छा रीजन तो ढूंढना चाहिए। तो इस पे गोंगू ये अपनी बात टाल देता है। शाओनिन को समझ आ गया था कि इस सब के पीछे किसी का काम मोना का ही हो सकता है, तो वो सीधा मोना के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है। तो मोना बोलती है कि अब तुम बस देखती जाओ, जिन लोगों को इस तरीके की बीमारी होती है मुझे उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा अच्छे से आता है, और ऐसे लोग किसी एक चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, बट वो चीज उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक टॉय जैसी होती है, और अभी गोंगो के लिए जो वो टॉय है वो सिर्फ और सिर्फ शिनयान है। ऐसा मोना शिनयान से बोल रही थी, और वो बोलती है कि जैसे ही गोंगो की बीमारी ठीक हो जाएगी वो तुम्हें भूल जाएगा, मतलब कि वो अपने खिलौने को ही भूल जाएगा। उसको ये भी समझ आ जाएगा कि वो उससे ज्यादा बेटर सर्व करता है। उसके बाद जब शाओनिन सो रही थी तो वो उस गोंगो उसके पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। असल में फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मोना ने गोंगो से कहा था कि तुम शाओनिन से शादी तो कर लोगे, पर क्या तुम उसको जिंदा रख पाओगे, क्योंकि मोना गोंगो को मैनिपुलेट कर रही थी कि अगर गोंगो ने शाओनिन से शादी कर ली तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में आ जाएगी। उसके बाद वो उसे कुछ पेपर्स लाके देता है जिससे अगर शाओनिन पे साइन कर देगी गोंगो और शाओनिन दोनों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए एंड हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओनिन उन पेपर्स को लेके आती है और गोंगो से बोलती है कि जैसा तुम चाहते थे वैसा ही मैंने कर दिया है। शाओनिन उन पेपर्स पे साइन करके उन्हें हवा में ही उड़ा देती है। फिर शाओनिन बोलती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में तुमने लिखा था कि तुम मुझे कंपनसेट कर दोगे, बट इस सब की कोई भी जरूरत ही नहीं है, और अब तुम मुझसे कभी भी मिलने के लिए मत आना, और अब जो हमारा बेबी होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा। और यही कंडीशन उसने गोंगो के सामने रख दी थी। उसके बाद शाओनिन वहाँ से चली जाती है अपनी एडिटर फ्रेंड के घर पर, फिर वो वहीं पे जाके रहने लग जाती है। एक मॉर्निंग शाओनिन उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और गोंगो के बीच में फाइट हुई है। शाओनिन बोलती है कि नहीं, उसका कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है, बट उसने गोंगो के साथ परमानेंटली ब्रेकअप कर लिया है और अब शाओनिन वहाँ पे कभी भी नहीं जाने वाली है। दूसरी तरफ हम गोंगो को देखते हैं जो अपने बटलर से पूछ रहा था कि क्या अब हमारे रेफ्रिजरेटर में शाओनिन का बनाया हुआ खाना नहीं है। तो बटलर बताता है कि शाओनिन को यहाँ से गए 3 दिन बीत चुके हैं और शाओनिन के जाने के बाद उसका बनाया हुआ बचा हुआ सामान जो था वो सब कुछ खराब हो चुका था, तो फिर उसे हमें फेंकना पड़ा। उसी तरफ शाओनिन की एडिटर से बोल रही थी कि तुम्हें अभी रिलैक्स करना चाहिए और अभी तुम्हें कॉमिक्स भी नहीं लिखनी चाहिए, बट शाओनिन कहती है कि मुझे अभी गोंगो से खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है, तो फिर उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉमिक लिखना ही एक सहारा लगता है। कहती है कि अगर मैं कॉमिक्स लिखूंगी तो फिर मेरा मन भी कॉमिक्स लिखने में लगा रहेगा और मेरा दिमाग भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। गोंगो की मदर को भी उस बारे में पता चल जाता है कि गोंगो ने शाओनिन के साथ ब्रेकअप कर लिया, बट उन्हें ये भी पता चल जाता है कि शाओनिन अभी गोंगो के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ शाओनिन अपनी कॉमिक्स बनाने में फोकस कर रही थी, बट उसे बनाते टाइम उनमें बिल्कुल भी मन ही नहीं लग पा रहा था। वो जो कुछ भी ड्रॉ कर रही थी उसको बार बार मिटा रही थी या फिर अपने पेज को बार बार फाड़ने लग गई थी। असल में गोंगो ने शाओनिन के रूम में एक कैमरा इंस्टॉल करवा लिया था और उस कैमरा की वजह से वो शाओनिन पे नजर रखे हुए था और वो कैमरा के थ्रू सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद शाओनिन के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो फटाक से गोंगो शाओनिन के पास पहुंच जाता है और वो उसे उठा के सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है। जब शाओनिन की हॉस्पिटल में आँख खुलती है तो वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंची, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपने ही हमें कॉल करी थी। जैसे ही हमारी मेडिकल टीम आपके पास पहुंची हमने आपको वहाँ पे फेंट पड़ा देखा। शायद गोंगो ने ही डॉक्टर को ये सब बोलने के लिए कहा होगा। दूसरी तरफ गोंगो अपने बटलर से बोलता है कि मुझे अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, अब शाओनिन के पास जा रहा हूँ और हमेशा मैं उसके साथ ही रहूंगा। बट जैसे ही गोंगो हॉस्पिटल जाता है तो वो नोटिस करता है कि शाओनिन तो हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं थी, बट शाओनिन की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पे आया हुआ था। गोंगो उनसे पूछता है तो फिर वो बताते हैं कि जब वो लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो शाओनिन यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी।
और उन लोगों को भी शाओनिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ हम शाओनिन को देखते हैं, वो पता नहीं कैसे एक आइलैंड पे मौजूद थी। असल में शाओनिन को यहाँ पे किडनैप करके लाया गया था और गुंगू की मदर ने ही शाओनिन को किडनैप करवाया है। वो शाओनिन से कहती है कि तुम्हें किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। असल में तुम्हारे पेट में जो बेबी है वो हमारी फैमिली का इनहेरिटेंस है और वो बस मैं तुमसे लेना चाहती हूँ। जब वो बेबी हो जाएगा तो फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, बट तुम्हें अपना बेबी यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ गुंगू मोना को उठा के एक जगह पे ले जाता है और वो उसे टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि उसे कैसे भी करके पता लगाना था कि शाओनिन किस जगह पे है और वो ठीक है भी कि नहीं है। तो वो मोना से बहुत ज्यादा जबरदस्ती करके शाओनिन के बारे में पूछ रहा था, बट असल में मोना को भी शाओनिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मोना गुंगू को डराने के लिए उसको धमकाते हुए कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरी रियलिटी क्या है। एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि तुम्हारी फैमिली से भी ज्यादा रिच है और तुम्हारा मैं क्या कर सकती हूँ। मोना बोलती है कि अगर तुमने मुझे ऐसे ही ट्रीट करा तो फिर मैं तुम्हें पूरी तरीके से तबाह कर सकती हूँ। गुंगू बोलता है कि मुझे सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम बाद में कर सकती हो। फिर गुंगू अपने घर में ऐसे ही घूमने लग जाता है और उसे शाओनिन के साथ वाले टाइम स्पेंड करने की यादें हिट हो रही थी और वो शाओनिन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। इसके बाद कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं और गुंगू को शाओनिन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती। दूसरी तरफ हम शाओनिन को देखते हैं जो बीच की साइड में बैठ के ड्रॉ कर रही थी। गुंगू की मदर का बटलर शाओनिन से पूछता है कि तुम यहाँ पे बैठ के ड्रॉ क्यों कर रही हो। शाओनिन बोलती है कि मैं अपने बेबी के लिए ये ड्रॉइंग्स बना रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम लोग मुझे मेरे बेबी को ले जाने नहीं दोगे, तो उसकी याद के लिए मैं उसके लिए एटलीस्ट एक ड्रॉइंग तो बना ही सकती हूँ। इसलिए वो उन चीजों की ड्राइंग बना रही थी जो वो आसपास नोटिस करती है। दूसरी तरफ गुंगू भी अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसकी मदर कहीं ब्रिटेन में रहती थी, तो वो वहीं पे उनके पास गया था। कि गुंगू को भी अंदाजा हो गया था कि जो कोई भी शाओनिन को किडनैप कर सकता है वो शायद उसकी मदर ही हो सकती है। वो जो अपनी मदर से बात करता है तो वो बातों बातों में उनसे सब कुछ पूछता भी है, बट उसकी मदर उसे कुछ भी नहीं बताती और वो गुंगू से ऐसा शो कर रही थी जैसे उन्हें शाओनिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। गुंगू अपनी मदर से पूछता है कि ठीक है, अगर आप सच बोल रही हो तो आपका बटलर अब कहाँ पर है। वो कहता है कि आपका बटलर हमेशा आपके साइड रहता था जैसे मेरा बटलर मेरे साथ रहता है। गुंगू की मदर बताती है कि अभी उनका बटलर उनकी छुट्टियों पे गया हुआ है। इस बात पे गुंगू को अपनी मदर पे और भी ज्यादा शक हो जाता है और वो अपनी मदर से बोलता है अब से मैं आपको फॉलो करूंगा क्योंकि आपका बटलर तो आपके साथ ही नहीं है। आपकी सेफ्टी का अब मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा और आपकी हर चीज पे मैं आपसे नजर रखूंगा। दूसरी तरफ शाओनिन पेंटिंग कर ही रही थी तभी उसके पेट में बहुत ज्यादा जोर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज शाओनिन की डिलीवरी की डेट बहुत ज्यादा नजदीक आ रही थी, इसलिए उसके पेट में इस तरीके से दर्द हो रहा था। शाओनिन का डॉक्टर उससे बोलता है कि अब उसे जब तक उसका बेबी नहीं आ जाता तब तक उसे बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा, तो मतलब उसे बेड पे ही लेटे रहना होगा। जो डॉक्टर शाओनिन का ख्याल रख रहा था वो उसे वहाँ पे एक फोटो देके चला जाता है। शायद वो डॉक्टर शाओनिन की किसी तरीके से हेल्प करना चाहता है। जब गुंगू अपने फादर से मिलने जाता है तो उसके फादर उसे बहुत ज्यादा हिट करते हैं क्योंकि उसके फादर को ऐसा लगता था कि गुंगू बिजनेस संभालने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसके फादर उसे इतना ज्यादा मारता है कि उसके फेस पे बहुत ज्यादा ब्रूजेस भी आ गए थे। गुंगू की मदर उससे बोलती है कि तुम अपने फादर से ज्यादा बात मत करा करो और उन्हें गुस्सा तो बिल्कुल ही मत दिलाया करो। दूसरी तरफ हम शाओनिन को देखते हैं जिसका डॉक्टर दोबारा से चेकअप करने के लिए आया था और वो डॉक्टर शाओनिन से कहता है असल में वो वहाँ पे शाओनिन की हेल्प करने के लिए आया है। असल में जो फोटो उसने शाओनिन को दिया था उसमें उसका ट्विन ब्रदर था और वो दोनों असल में इसलिए एक जैसे ही दिख रहे थे। जब शाओनिन की मदर चाइना आई थी तो उन्होंने किसी वजह से शाओनिन को चाइना में ही भेज दिया था। वो डॉक्टर उसे बताते हैं कि शाओनिन के ट्विन ब्रदर की भी डेथ हो गई है। एक बार वो एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा था और उस प्लेन को क्रैश लैंडिंग हो गई, इस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और अब शाओनिन की फैमिली के पास कोई भी वारिस नहीं बचा है और उसकी फैमिली ने जब शाओनिन की फोटो सोशल मीडिया और न्यूज आर्टिकल्स में देखी तब से वो शाओनिन को ही ढूंढ रहे हैं। ऐसा तब हुआ होगा जब गुंगू ने अनाउंस करा था कि वो शाओनिन से शादी करने वाला है, क्योंकि शाओनिन और उसका ब्रदर दोनों ट्विंस थे, तो इसलिए उनकी फैमिली ने देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि शाओनिन उनकी घर की ही डॉटर है।
है। असल में शाओनिन की फैमिली ने ही उस डॉक्टर को इस जगह पे भेजा है और डॉक्टर से ये सब कुछ करवाने वाला और कोई नहीं शिनचू ही है। असल में शिनचू ने शाओनिन की फैमिली के साथ हैंडशेक कर लिया है। शाओनिन अपने बेबी को डिलीवर करने वाली थी तो वो हॉस्पिटल रूम में देखती है कि वहाँ पे शिनचू भी मौजूद है। दूसरी तरफ गोंगू को भी पता चल जाता है कि अभी शाओनिन को कहाँ पर रखा गया है, तो फिर वो भी जल्दी से उस जगह पे जाके पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पे जाके देखता है तो हॉस्पिटल में जितने भी गार्ड्स मौजूद थे उन सबको मार दिया गया है। इवन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सेस को भी जान से मार दिया गया था और शाओनिन और उसका बेबी दोनों ही हॉस्पिटल से गायब थे। दूसरी तरफ शाओनिन भी अपने होश में आ जाती है और वो अपनी फैमिली के ही घर पर थी। वहाँ पे वो शिनचू को भी नोटिस करती है। शाओनिन को शिनचू उसके भाई और उसकी फैमिली के बारे में सारी की सारी जरूरी इंफॉर्मेशन देता है और वो उसको बताता है कि वो उसे वहाँ से लेके आने में कामयाब रहे, बट जो उसका बेबी है उसे वो बुटलर वहाँ से उठा के ले गया। उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और शाओनिन भी अपनी फैमिली के साथ वहीं पे रहने के लिए चली जाती है। शाओनिन एक दिन सुपरमार्केट में कुछ सामान परचेज करने के लिए गई थी, तभी वहाँ पीछे से गोंगू आ जाता है और वो शाओनिन को पकड़ लेता है। बट शाओनिन उससे गुस्से में बोलती है कि तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने क्यों आए हो और मुझे अब तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है। असल में शाओनिन को इस सब के बारे में पता ही नहीं था कि ये सब कुछ जो भी शाओनिन के साथ हुआ था वो गोंगू ने नहीं करवाया था, बल्कि उसकी मदर ने ही ये सब कुछ करवाया था। शाओनिन को ये गलतफहमी हो गई है कि ये जब कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ गोंगू ने ही करवाया है, क्योंकि गोंगू को बस उसका बेबी चाहिए था, बल्कि उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। शाओनिन गोंगू को देखना तक नहीं चाहती, वो उससे बहुत ज्यादा हेट करती है। गोंगू भी अपनी कार में जाके बैठ जाता है और अपने बटलर से कहता है कि उसे ये सब कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैंने जो कुछ भी करा था सिर्फ और सिर्फ शाओनिन के लिए ही करा था। तो बटलर उससे कहता है कि आपको शाओनिन को इस सब के बारे में समझाना पड़ेगा, को उसे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए कि जो कुछ भी आपने किया था वो सिर्फ और सिर्फ शाओनिन के लिए किया था, उसे खुद से तो ये सब कुछ पता नहीं ही चलने वाला है। इस पे गोंगू बोलता है कि मैं शाओनिन को इस सब के बारे में नहीं बता सकता, अगर उसे इस सब के बारे में पता चल गया तो वो इससे और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी। इसके बाद गोंगू डिसाइड करता है कि वो शाओनिन का हर जगह पे पीछा करेगा। शाओनिन रात में ड्राइव करने के लिए निकलती है और गोंगू भी जल्दी से उसकी कार में आके बैठ जाता है। शाओनिन गोंगू से बोलती है कि उसे उसकी कार से निकल जाना चाहिए। गोंगू उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी कार में से नहीं निकलूंगा, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस पे शाओनिन गोंगू से बोलती है कि मैं इस कार को इतनी ज्यादा स्पीडली चलाऊंगी और आगे जो खाई है उसमें मैं कार को गिरा दूंगी, तो क्या तब भी तुम इस कार में बैठे रहोगे? तो फिर गोंगू इस पे बोलता है कि हाँ, मैं तब भी इस कार में ही बैठा रहूंगा। इस पे शाओनिन कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देती है और वो इतनी ज्यादा स्पीडली कार को ड्राइव कर रही थी कि एक पॉइंट पे तो गोंगू भी थोड़ा सा घबरा गया। गोंगू उस कार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इसी धक्का मुक्की में उन दोनों को तो एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद शाओनिन को तो एक खरोच तक नहीं आई, बट गोंगू के सर में एक चोट आ जाती है जिसकी वजह से उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। गोंगू जब अपने घर पहुंचता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे मोना भी आ जाती है। मोना बटलर से पूछती है कि जब गोंगू का ऐसे एक्सीडेंट हुआ था तब उसके साथ कौन था। बटलर इस पे उसको कुछ भी नहीं बताता, तो मोना गुस्से में बटलर को एक थप्पड़ मार देती है और बटलर के मुंह में से खून आने लग जाता है। इस पे बटलर मोना से बोलता है कि मुझे मेरे मास्टर ने अपॉइंट करा था, जब मेरे मास्टर मुझसे क्वेश्चन करेंगे तभी मैं उसका आंसर दूंगा, बट अगर आप मुझसे क्वेश्चन करोगी तो फिर मेरी मर्जी है कि मुझे आंसर देना है कि नहीं देना है। मोना इस बात पे बटलर को एक और थप्पड़ मारने ही वाली थी, इतने में शाओनिन बोल देती है कि तुम्हें यही जानना है ना कि गोंगू के साथ उस टाइम पे कौन था, तो उसके साथ उस टाइम पे मैं ही थी। इस पे मोना बोलती है कि अच्छा, तो तुम ही ने गोंगू का एक्सीडेंट करवाया है, तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई है। शाओनिन बताती है कि उस टाइम पे मैंने ना ही गोंगू को अपने पास बुलाया था, ना ही मैं उसकी कार में बैठी थी, मैं तो अपनी कार ड्राइव कर रही थी और वो ही जबरदस्ती मेरी कार में आके बैठ गया था। वो कह देती है कि अगर तुम्हें बात ही करनी है तो तुम मुझसे बात करो, ना कि इस बटलर को परेशान करो। इसके बाद शाओनिन अपनी एडिटिंग ऑफिस में चली जाती है। जब वो ऑफिस के बाहर आती है तो वो नोटिस करती है कि गोंगू उसकी कार के पास ही बैठा हुआ था। वो हॉस्पिटल के नाइट सूट में ही वहाँ पे आ गया था। वो शाओनिन को बताता है कि अब वो उसे सब कुछ पता ही देगा। फिर गोंगू शाओनिन को सारी बातें बताने लग जाता है। फिर गोंगू शाओनिन को एक पिक्चर दिखाता है। पिक्चर में दो लोग थे, एक शाओनिन जैसा
जैसा दिख रहा था और एक गोंगू का बड़ा भाई था। गोंगू शाओनिन से बताता है कि उसका बड़ा भाई गे था और वो लड़कों को ही लाइक करता था। असल में वो फोटो गोंगू को मोना ने भेजी थी, जिससे वो प्रूव कर पाए कि शाओनिन ने गोंगू के बड़े भाई को भी फंसाने की कोशिश करी थी। गोंगू का बड़े भाई के फादर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप के थे और वो नहीं चाहता था कि उसके फादर को पता चले कि वो गे है। और उसके फादर को पता चल जाता कि उसका भाई गे है और उसका रिलेशनशिप शाओनिन के ब्रदर के साथ है, तो वो शाओनिन की फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते। इसलिए गोंगू ने ये सारी बातें छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये फोटो बाहर आ जाए। अगर गोंगू के ब्रदर और शाओनिन के ब्रदर की ये बात कंट्री में बाहर आ जाती तो गोंगू और शाओनिन दोनों की कंपनी के शेयर्स का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता, क्योंकि एशियन कंट्रीज में ये सारी बातें अभी भी अडेप्ट होनी स्टार्ट नहीं हुई है। शाओनिन इन बातों को सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल होके रोने लग जाती है और वो कहती है कि मुझे तो इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं था। फिर वो बोलती है कि अब तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है, पहले जैसे सब कुछ था उस टाइम पे तो हम वापस नहीं जा सकते। शाओनिन गोंगू से बोलती है कि शायद अब मैं तुम्हारे ऊपर से भी मूव ऑन कर चुकी हूँ। रात में मोना शाओनिन और शिनचू से मिलने के लिए आती है और वो उसे एक इनविटेशन कार्ड देती है। वो उससे बोलती है कि जल्दी मेरी और गोंगू की एंगेजमेंट होने वाली है और वो शाओनिन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम और शिनचू मेरी एंगेजमेंट में जरूर आए। फिर शाओनिन बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी एंगेजमेंट में जरूर आऊंगी। बाद में देखते देखते एंगेजमेंट का दिन भी आ जाता है, बट एंगेजमेंट वाले दिन शाओनिन को किसी ने किडनैप कर लिया था। असल में शाओनिन को गोंगू ने ही किडनैप करवाया था और गोंगू शाओनिन से आके बोलता है मेरे पास एक प्लान है, जब एंगेजमेंट होगी तो हम मोना को बेहोश कर देंगे और फिर जब तुम मोना की जगह पे ब्राइड बन के वहाँ पे आ जाना और मैं तुमसे ही एंगेजमेंट कर लूंगा। एंगेजमेंट टाइम पे ऐसा ही होता है, शाओनिन ही मोना की जगह पे वहाँ पे चली जाती। दूसरी तरफ बटलर मोना को हैंडल कर रहा था। जब चर्च में गोंगू और शाओनिन पहुँचते हैं तो सभी लोग उन लोगों को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। गोंगू की मदर तो शाओनिन को देख के बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी और उन दोनों की बहुत ज्यादा अच्छे से एंगेजमेंट हो जाती है और गोंगू अनाउंस करता है कि उसका उसकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया है और अब से गोंगू जो कुछ भी डिसीजन लेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी के डिसीजन होंगे और इसका उसकी फैमिली में कुछ भी इंटरफेयर नहीं रहेगा। धीरे धीरे ऐसे ही देखते देखते थोड़ा टाइम बीत जाता है और गोंगू का रिलेशनशिप शाओनिन के फैमिली के साथ भी बहुत ज्यादा बेटर हो रहा था और शिनचू ने भी दोबारा से शीडी को डेट करना स्टार्ट कर दिया है। बट अब शीडी की कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा बेकार हो गई है और वो थोड़ी थोड़ी ट्रॉमेटाइज भी लग रही है। फिर हम गोंगू और शीडी को आमने सामने देखते हैं, बट शीडी तो इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी कि वो गोंगू की आंखों में देख ही नहीं पाती। तो फिर शिनचू उसके पास आता है और शीडी को वहाँ से ले जाता है। ऐसे ही देखते देखते धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और गोंगू ने अपनी फैमिली के साथ भी सारे के सारे गिला शिकवा सॉर्ट आउट करके अपनी फैमिली को भी अपनी साइड ही कर लिया है। शिनचू शीडी से बात कर रहा था और वो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा गोंगू से प्रोटेक्ट करूंगा। अगर गोंगू तुमसे कुछ भी कहता है तो तुम मुझसे बचा देना। फिर शिनचू के पास उसका बटलर आता है और वो उससे कहता है कि आपने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। के बाद शिनचू बोलता है कि गोंगू अब बस तुम देखते जाओ, तुम्हारा एंड बहुत ज्यादा नजदीक है तुम्हारे। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे रिसेप्शन की सारी प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छे से कर दी है। दूसरी तरफ गोंगू की पार्टी स्टार्ट हो जाती है, बट गोंगू की जब मंदर वहाँ पे आती है तो वहाँ पे अकेले नहीं आई थी, बल्कि वो मोना को भी अपने साथ ही लेके आई हुई थी। गोंगू जब मोना को देखता है तो वो ज्यादा खुश नहीं होता, बट उसकी मदर उसे एक्सप्लेन कर देती है कि तुम इसको देख के ज्यादा टेंशन मत लो, असल में मोना को मैंने ही इनवाइट करा था यहाँ पर। शाओनिन पूछती है कि होली कहाँ है। असल में जो शाओनिन का बेटा है उसका नाम उन्होंने होली रखा था। गोंगू की मदर कुछ नहीं बोलती और वहाँ से स्माइल करके चली जाती है। इतने में जब वो लोग अंदर जाते हैं तो मोना गोंगू से बात करने चली जाती है, वो भी बिल्कुल अकेले में। गोंगू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दिया और ये फैमिली भी तुम्हें इतने अच्छे से एक्सेप्ट क्यों कर रही है। वो बताती है कि ये फैमिली तुम्हें इसलिए ऐसा कुछ क्यों नहीं कह रही है क्योंकि मैंने इनको मना लिया है। तुम्हारे फादर भी तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि तुम्हें एक मेंटल इलनेस है, इसीलिए ही तुम ये सब कुछ कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे फादर तुमसे कुछ नहीं कह रहे। ना तो तुम्हारे फादर ने अभी तक शाओनिन और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को जड़ से मिटा दिया होता। असल में मोना भी शिनचू के साथ ही मिली हुई थी और वो कहती है कि मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। बाहर हम देखते हैं शाओनिन और गोंगू की मदर के बीच में एक छोटी सी लड़ाई
हो जाती है और शाओनिन जब वो बाहर जाती है तो उसकी मदर उससे बोलती है कि मैं तो बस इतना चाहती थी कि मैं भी अपने ग्रैंडसन को देख पाऊँ, बट गोंगू की मदर तो मुझे उसको देखने ही नहीं दे रही है। ये बात शाओनिन गोंगू की मदर के पास जाती है तो गोंगू की मदर शाओनिन से बोलती है कि मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि कल ही मैं होली को यहाँ से लेके जा रही हूँ, बट ये बात मैंने गोंगू को नहीं बताई है क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो फिर साइको की तरह बिहेव करेगा और इस पार्टी को भी एकदम उथल पुथल कर देगा। बट अब वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस पार्टी में बहुत ज्यादा बड़े बड़े शेयर होल्डर्स भी मौजूद हैं। इसके बाद शाओनिन अपनी मदर के साथ अंदर जाके बातें करने लग जाती है और शाओनिन की मदर उसे बताती है कि उसके फादर को कुछ हो गया है। बताया जाता है कि शिंचू की कॉल आई थी और शिंचू उनकी फैमिली भी बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है और असल में गोंगू ने ही ये सब कुछ करवाया था। के बाद शाओनिन अपनी फैमिली के साथ शिंचू के घर जाती है और उसके साथ गोंगू भी गया हुआ था। शिंचू शाओनिन को बताता है कि उसके फादर इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसा वो कई बार कर चुके थे बट इस बार उन्हें पकड़ लिया गया। शिंचू बताता है कि बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। वो बोलता है कि शायद गोंगू ने ही ये सब कुछ करवाया है क्योंकि वो चाहता है कि वो शाओनिन की फैमिली को कम्प्लीटली खत्म करके रख दे। इस पे गोंगू शिंचू को चुप कराते हुए बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपनी वाइफ की कंपनी को क्यों ही खराब करना चाहूँगा, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ये सब कुछ तुम ही ने करवाया है क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें अपनी कंपनी में रख लिया और तुम इनको खत्म करके इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हो। गोंगू बोलता है कि ये सब कुछ मुझे पता है कि ये तुम ही ने करा है, बस मुझे सबको प्रूफ करना बाकी रह गया है क्योंकि शाओनिन के फादर जल्दी से जल्दी ये बॉर्डर क्रॉस करते रहते थे तो फिर उनको सबके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। ना ही वहाँ पे कोई ज्यादा चेकिंग होती थी, इसका मतलब किसी अंदर वाले ने उनके साथ ये साजिश करी है। और थोड़े टाइम बाद न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल छपता है और वो आर्टिकल शाओनिन और गोंगू दोनों के ब्रदर के रिलेशनशिप के बारे में छपा हुआ था। और जब शाओनिन की मदर को अपने बेटे की रियलिटी के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट होकर रोने लग जाती है और वो कहती है कि मेरे बेटे ने तो हमारी फैमिली का नाम एकदम मिट्टी में मिला दिया है। और वो गोंगू पे भी गुस्सा निकालने लग जाती है क्योंकि उसके भाई का पार्टनर तो गोंगू का ही बड़ा भाई था और वो उससे कह देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी वापस मत आना। तभी गोंगू का बटलर आके उसे एक इन्फॉर्मेशन बताता है। असल में गोंगू की कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक होने लग गई है, इस वजह से गोंगू जल्दी से अपने ऑफिस में जाता है। दूसरी तरफ शिंचू और मोना आपस में मिलते हैं और वो आपस में बात कर रहे थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और गोंगू का एंड बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। बाद में गोंगू अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था तभी न्यूज चैनल पे प्ले होता है कि गोंगू को एक मेंटली इलनेस की प्रॉब्लम है। उनकी कंट्री में एक लॉ था कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है या फिर फाइनेंशियली कुछ भी काम करना है उसके लिए आपको मेंटली एकदम स्टेबल होने की जरूरत है। गोंगू भले से ही मेंटली इतना ज्यादा इल ना हो बट उसको बहुत ज्यादा जल्दी से ट्रिगर्ड हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो लोग ये भी बोल देते हैं कि अब से गोंगू का कोई भी साइन किसी भी काम का नहीं रहेगा। इस वजह से गोंगू की जितनी भी कंपनी के लोग थे वो उससे आके रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि गोंगू को रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं तो उनकी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। उससे बोलते हैं कि कौन ही चाहेगा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसका सीईओ मेंटली इल होगा। इस बात पे गोंगू बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करने लगता है। जैसे ही गोंगू अपने ऑफिस के बाहर निकलता है उसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आती है और वो उस कार में चुपचाप बैठ जाता है और ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और गोंगू बिल्कुल मिसिंग हो गया था, उसके बारे में किसी को भी कुछ भी खबर ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद कुछ गुंडे आते हैं और वो शाओनिन से बताते हैं कि उन्होंने शाओनिन के फादर को ढूंढ लिया था बट अचानक से तभी उनको एक गोली लग गई और उनकी उसी गोली की लगने की वजह से डेथ हो गई थी। जब शाओनिन को पता लगता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है तो इस बात को सुन के वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और एकदम ट्रॉमेटाइज हो गई थी। तब वहाँ पे खड़ा बटलर शाओनिन से बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ शिंचू ने ही करवाया होगा और इस सब के पीछे उसी का हाथ है क्योंकि इस सब में उसी का फायदा हो रहा है और जैसा कि मिस्टर गोंगू ने प्रेडिक्ट करा था वैसा ही सब कुछ अभी हो भी रहा है। फिर शाओनिन सीधा अपने भाग के घर जाती है और वो शिंचू से पूछती है कि तुम अभी क्या कर रहे हो क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के वाइन पी रहा था। फिर वो उससे अपनी मदर के बारे में भी पूछती है तो शिंचू बताता है कि मैंने जैसे ही तुम्हारी मदर को बताया कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है सीधा अपने रूम में चली गई और वहाँ से मुझे एक गन शॉट की आवाज आई। फिर वो बहुत कैजुअली बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारी मदर ने सुसाइड कर ली है और उनकी जान भी चली गई है। बट जब शाओनिन ये बात सुनती है वो
एकदम से बेहोश हो जाती है। तो शिनचू उसे वहाँ से उठा के एक रूम में ले जाके सुला देता है। जब शाओनिन की आँख खुली होती है तो फिर उसके पास में एक गन रखी हुई थी और उसी के पास में शीडी भी बैठी थी। तो वो गन को उठा के शीडी के ऊपर पॉइंट कर लेती है और वो उससे बोलती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम ही ने करा है। बट शीडी तो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी, तो वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं करा और मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। असल में तो ये सब कुछ शिनचू ने ही करा हुआ है। जैसे ही शिनचू उस रूम में आता है, शाओनिन उसके ऊपर गन पॉइंट करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ही ने ये सब कुछ करा है। तो शिनचू बताता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे फादर की डेथ हो जाए, बट वो खुद ही गोली के बीच में आ गए और उनको गोली लग गई और उनकी डेथ हो गई थी। शाओनिन शिनचू से बोलती है कि तुम मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूं। बट वो उसके पास आता रहता है और शाओनिन उसे शूट ही नहीं कर पाती और शिनचू शाओनिन के पास आके उसे हिट करके बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब शाओनिन होश में आती है तो शिनचू उसके पास आता है, उससे अपने साथ चलने को बोलता है। बट शाओनिन बोलती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद वहाँ पे गोंगू का बटलर आता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको खत्म करके शाओनिन को अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बाद उस रात के बाद 4 साल बीत जाते हैं। शाओनिन और उस बटलर ने भी अपना ब्रदर और सिस्टर जैसा रिलेशनशिप डेवलप कर लिया है और शाओनिन अब गोंगू की मदर और अपने बेटे और अपने बटलर के साथ रह रही थी। गोंगू की मदर बोलती है कि शायद अब मुझे गोंगू को डेथ रजिस्टर करवा देना चाहिए, क्योंकि गोंगू को 4 साल से कुछ भी अता पता ही नहीं है और चाइना में एक रूल है कि अगर कोई 2 साल से ज्यादा के लिए लापता होता है तो हम उसको डेथ रजिस्टर भी करवा सकते हैं। गोंगू की मदर बोलती है कि यही हमारे लिए बेटर होगा कि हम गोंगू को डेथ रजिस्टर करवा दें और उसके नाम के जितने भी बिजनेस में शेयर्स है वो भी अपनी तरफ को ट्रांसफर कर ले। यही हमारे बिजनेस के लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा। बट शाओनिन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शन बिल्कुल भी बेटर है और उसे अभी भी यकीन था कि गोंगू अभी भी अलाइव है। शाओनिन को थोड़ी देर बाद मोना का एक मैसेज आता है और वो उससे कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने सालों बाद भी मुझे रिकॉग्नाइज कर पाओगी। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए मैसेज करा है कि जल्द ही तुम गोंगू से मिलने वाली हो। इनको उसका मैसेज देख के लग रहा था कि मोना ने गोंगू को किडनैप करवाया था। बट बटलर बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतने दिनों से हमने मोना का तो सारा का सारा कॉन्टेक्ट सब कुछ नोटिस करके रखा था। तो बटलर इस पे बोलता है कि शायद वो शेयर्स ट्रांसफर करने में कुछ न कुछ इंटरप्शन करना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा कहा है। गोंगू को डेथ डिक्लेयर करने वाला डे भी आ जाता है, बट अचानक से वहाँ पे गोंगू पहुँच जाता है और उसका लुक भी काफी ज्यादा एनहेंस और चेंज हो गया था। और वो उन रिपोर्टर्स से कहता है कि अभी मुझे तुम लोगों को कुछ नहीं कहना, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी कहीं भी नहीं जा रही, ये ऐसे ही चलती रहेगी। वो बता देता है कि यहाँ पे जितने भी शेयर्स है वो भी सब मेरे ही नाम पे रहेंगे। बाद शाओनिन गोंगू से मिलने जाती है और गोंगू से कहता है कि अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। वो कहता है कि अभी हम सिर्फ डिनर करते हैं, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, बट मैं फिलहाल तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। बाद में वो लोग डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओनिन उठती है तो उसे पता चलता है कि गोंगू सिटी में 15 दिन पहले ही पहुंच गया था, बट गोंगू ने अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी। शाओनिन गोंगू से पूछती है कि जब तुम यहाँ पे पहले 15 दिन पहले ही आ गए थे तो तुमने मुझे सब कुछ बताया क्यों नहीं? तो वो बोलता है कि ये सब कुछ मेरे प्लान का एक पार्ट था, क्योंकि इससे लोगों को लगेगा कि मेरी डेथ हो चुकी है और मैं अचानक से उनके सामने आ जाऊँ, तो इससे मेरी पब्लिसिटी होने में भी हेल्प होगी और हमारी कंपनी को भी इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। सबके बारे में सिर्फ और सिर्फ शाओनिन को ही पता नहीं था, उसके पेरेंट्स को तो इस सब के बारे में पता था। शाओनिन के सामने गोंगू की मदर ने ऐसा सिनेरियो भी इसीलिए क्रिएट करा था ताकि उसे इस सब पे भरोसा हो जाए। शाओनिन को गोंगू की ये बात काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम शाओनिन को उसके बेबी के साथ एक उसकी ड्राइंग क्लास में देखते हैं। ड्राइंग टीचर शाओनिन के बहुत ज्यादा पास खड़ा था। जब ये गोंगू नोटिस करता है तो वो उस टीचर से कुछ नहीं कहता और ड्राइंग क्लास के अंदर आके सिर्फ अपने बेबी से ही बात करने लग जाता है। शाओनिन को इस पे बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि गोंगू ने बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं करा था। तो इस पे वो कहता है कि अब मैं चेंज हो चुका हूँ और मुझे इन सब बातों से अब कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। हमें पता चलता है कि 4 साल के बीच में गोंगू ने अपना ट्रीटमेंट करवाया है, बट शाओनिन इससे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आती। एक सीन में गोंगू अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहा था, तभी वहाँ पे शाओनिन आती है और वो सबके सामने अनाउंस कर देती है
कि वो गोंगो के साथ सेपरेट होना चाहती है। कोई लॉयर उसकी हेल्प कर दे उसके चाइल्ड की कस्टडी भी उसकी तरफ लेने में। वो शाओनिन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो शाओनिन गोंगो से बोलती है कि तुम ही तो चाहते थे कि तुम्हारी फ्री में पब्लिसिटी हो, जब ये बात बाहर जाएगी तो तुम्हारी कितनी ज्यादा पब्लिसिटी होने वाली है। ये कह के शाओनिन वहाँ से चली जाती है। फिर शाओनिन से मिलने के लिए एक आदमी आता है और हमें पता चलता है कि जब से गोंगो गायब है शाओनिन की पेंटिंग्स बस वही आदमी खरीदे जा रहा है और यही आदमी इन लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा था। और अब गोंगो और शाओनिन भी सेपरेट हो गए थे और जब पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं तो उनके चाइल्ड को अपना आधा पेरेंट के साथ दोनों टाइम स्पेंड करने पड़ते हैं। तो इस टाइम पे उनका चाइल्ड गोंगो के साथ में था। जब वो चाइल्ड अपनी मदर के पास जा रहा था तभी उसका किडनैप कर लिया जाता है। उस बच्चे की वीडियो बना के दोनों पेरेंट्स को भेजी जाती है। कॉल पे उस पे कहते हैं कि जब तक तुम जो वो चीजें करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तब तक मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं करूँगा। सबसे पहले वो उन्हें एक वॉल के पास जाने को कहते हैं और इस वॉल के पास में काफी सारे पेंट्स पड़े हुए थे और उन पेंट से उन लोगों को एक पेंटिंग बनानी थी। ये किडनैपर उनसे वही टास्क करवा रहा था जो कुछ भी ये लोग पहले कर चुके थे जब ये लोग रिलेशनशिप में थे। और किडनैपर उन्हें लास्ट टास्क देता है, उन्हें एक होटल रूम में भेज देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे एक नाइट स्पेंड करोगे और फिर वहाँ से मुझे मिलने आ जाओगे। शाओनिन जब वो वीडियो देखती है तो वो उस आदमी के हाथ को नोटिस कर लेती है और उसकी वॉच को वो पहचान लेती है और वो वॉच वही पहनता था जो इतने टाइम से शाओनिन की पेंटिंग्स परचेज कर रहा था। शाओनिन बोलती है कि ये कोई बुरा आदमी नहीं है। तो फिर गोंगो कहता है कि शायद उसका कुछ और ही प्लान है, क्योंकि कोई भी किसी को किडनैप करके ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करवाता है। और ये लोग बात कर ही रहे थे और एकदम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर कर देते हैं। और गोंगो बताता है उसने 4 साल जो ट्रीटमेंट करवाया है इसमें उसको एक लॉकर टाइप की जगह पे कैद करके रखा गया और उसके दिमाग पे भी बहुत ज्यादा जोर पड़ा है इस सब की वजह से। वो लोग इतनी बातें करते हैं और उन दोनों के आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग भी एकदम दूर हो जाती है। गोंगो शाओनिन से बोलता है कि अब मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। तो शाओनिन बोलती है कि तुम्हें ये बात याद है? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे ये बात अच्छे से याद है। वो उसे प्रपोज करता है और शाओनिन भी उसको एग्री कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने बच्चे को लेने के लिए जाते हैं तो जहाँ उस बंदे ने उसको बताया था वो उस जगह पे उन्हें उनका बच्चा मिल जाता है। और दूर से जब हम उस आदमी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं गोंगो का ही एल्डर ब्रदर है। उसकी कोई भी एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई थी, बस उसे अपने फादर से खुद को बचाना था तो उसने अपनी डेथ को फेक करा था। फेक डेथ सर्टिफिकेट्स भी बनवा के खुद को फेक डेथ डिक्लेयर करवा दिया था। बट जब उसको पता चला कि 4 साल से उसका भाई मिसिंग है तो फिर वो अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए आ गया और अपनी उसकी फैमिली को भी इतने टाइम से सपोर्ट ही कर रहा था। और वो एंड में बोलता है कि मैं बस अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता हूँ और मैं हमेशा इनको दूर से ही देखता रहूंगा। और इस सीन के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।